पार्टी के इज्तिमाई फैसले को सामने रखते हुए आज हमने तहरीक इंसाफ इमरान खान की मशावरत में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। अब सब खड़े हो, हम सब मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। ये जो क्लिप आपको मैंने सुनाया ये 11 अप्रैल 2022 का क्लिप है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर की कौमी असम्बली में और ऐलान किया कि वो कौमी असम्बली से यानी कि PTI के अरकान इस्तीफ़ा दे रहे हैं और सब ने खड़े होकर इसकी तायद की जो लोग वहाँ पे मौजूद थे और उसके बाद वो असम्बली के ऐवान से निकल गए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल स्पीकर पर जोर देती रही कि आप हम सब का इकट्ठा इस्तीफ़ा मंजूर करें। स्पीकर का एक मौक़िफ़ था कि जब तक उनकी तसल्ली नहीं हो जाती कवायद के मुताबिक तो वो इस्तीफ़े कबूल नहीं कर सकते। उसके बाद अदालत में भी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस पर प्रेशर डालते रहे। बाद में शायद उनको ख्याल आया कि उनका ये फैसला दुरुस्त नहीं था और फिर वो एक बार फिर अदालत गए, लेकिन इस दफ़ा अदालत गए कि हमारे इस्तीफ़े कबूल ना किए जाएं। अब जब ये गुज़िश्ता चंद दिन से ये एक सिलसिला शुरू हुआ कि स्पीकर ने जो इस्तीफ़े कबूल करना शुरू किए, 35 पहले किए, उसके बाद दोबारा 35 किए और आज फाइनली जो 43 यानी कि 43 अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए। कल उन्होंने एहतजाज भी किया और इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी कि हमें डी नोटिफाई ना किया जाए अगर स्पीकर ऑफिस से आपको हमारे इस्तीफ़े मौसूल भी हो जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से ये अप्रोच करें, लेकिन इस्तीफ़े उनके कबूल हो गए। ये आइन की और कानून की रोशनी में जो भी उसको आप नाम दें, सियासी फैसला गलत था सही था ये एक अलहदा बहस है। सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 असम्बलियाँ तहलील करके और कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे के क्या हासिल किया। उनका पहले एक पॉइंट था कि मुल्क में जल्दी इंतखाबात हो जाएं, वो नहीं, उनका वो टारगेट अचीव हुआ। असम्बलियों के इस्तीफ़े जो असम्बलियाँ जो तहलील की, ये एक इरादा था यह ऑब्जेक्टिव था कि प्रेशर बनेगा हुकूमत पर और जनरल इलेक्शंस जो हैं वो कराने पर हुकूमत मजबूर हो जाएगी। ऐसा भी होता हमें नज़र नहीं आया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और अब जब वो किसी भी प्रोसेस का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि ये सारे का सारा सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद शुरू किया था। उनका एक सियासी फैसला था, अगर वो नाकाम हुआ बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन अब जो उनका एक कोर ऑब्जेक्टिव था कि मुल्क में जल्द अज जल्द आम इंतखाबात कराए जाएं, वो पूरा होता हमें नज़र नहीं आता। अगरचे पंजाब और KP असम्बली में वो एक शेड्यूल अब आ जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि किस तरीके से इंतखाबात होंगे, लेकिन कौमी असम्बली इस वक्त तक बज़ाहिर हमें यही लगता है और उसका कभी इम्कान है कि अपनी मुद्दत ना सिर्फ पूरी करेगी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा नहीं होगी। ये अलग बात है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन लड़के दोबारा वापस ना आ जाएं। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शाजिया सुमरू साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली थी, अब नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका भी। सेनेटर राना मकबूल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करें। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में कयूम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और एक सिंपल सा सवाल है। आप लोगों ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, आप लोगों ने 2 असम्बलियाँ तहलील की, जिस मकसद के लिए की, आपको लगता है कि वो पूरा हो गया या हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं ये समझती हूँ कि हम लोगों ने जिस हिकमत हमली के तहत ये किया है वो बेसिकली हमारा टारगेट डे 1 से यही था कि हम जनरल इलेक्शंस मांग रहे थे और जनरल इलेक्शंस मांगने का मकसद ये था कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि जिस तरीके से PDM ने एक चलती हुई हुकूमत को रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए चेंज किया है, हमें उसके साथ इख्तलाफ था। हम उस हुकूमत को मानते नहीं थे, हम उसको तस्लीम नहीं करते थे, क्योंकि उसके अंदर जिस तरीके से लोगों की बाइंग सेलिंग हुई, सिंध हाउस में लोगों को बंद किया गया, ज़मीरों की मंडियाँ लगी और जो भी तरीका किया गया, हमें उस चीज़ों से इख्तलाफ था और हम ये समझते थे कि ये एक बेशक इसको आइनी और कानूनी रंग देते हैं कि हमने उस तरीके से किया, मगर ऐसे नहीं होता कि जब आप लोग एक चीज़ का एथिकली चीज़ ठीक नहीं होती। अच्छा, एक रिकॉर्ड वैसे थोड़ा सा ठीक कर लें कि ठीक है, आपने कहा कि सिंध हाउस में कुछ आपके MNAs वहाँ पर थे। एक तो ये सबूत कोई हमारे पास ऐसा नहीं है ठोस के वाकई कोई पैसा लगा। दूसरी बात ये कि उनके वोटों का तो कोई असर नहीं पड़ा, ये तो आपके इत्तेहादी थे जो दूसरी जाने में। जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू, मगर जिस वक्त पार्टी के अंदर से लोग टूटते हैं तो इत्तेहादी भी फिर अपना रुख चेंज करते हैं। डेफिनेटली उन 22 लोगों का वफादारियाँ तब्दील करने का असर जो है वो इत्तेहादियों के ऊपर हुआ था। दूसरी बात ये कि हम लोग ये समझते हैं कि इस वक्त अवाम
अवामी मैंडेट जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं है। और इसके सबूत आपको जो पंजाब में बाई इलेक्शंस हुए हैं और जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कौमी असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं जो इमरान खान साहब ने फाइट किया, मैं समझती हूँ कि वो एक रेफरेंडम था जिसके अंदर आपको अवाम का रिएक्शन नजर आया। 2 सीटें तो हार भी गए जी, वो 2 सीटें ठीक है, मगर आप मेजॉरिटी तो आप देख सकते हैं ना कि 3/4 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। और अगर ओवरऑल अगर आप देखें, और इसके अंदर यही था कि अवाम का रिएक्शन था। और ये चलें, ये तो बात होगी, लेकिन मेरा जो सवाल अपनी जगह पे है कि जो आपका कोर ऑब्जेक्टिव था वो आपको मीट होता हुआ नजर आता है? देखिए, मैं समझ रही हूँ कि इस वक्त जो है हम लोग पाकिस्तान जो है वो जनरल इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। जी, हम लोग समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला ज़्यादा देर नहीं है इसके अंदर जनरल इंतखाबात, इनके पास ऑप्शन कोई नहीं रह जाएगा। आपकी 68% सीट्स जब खाली होती हैं और इस वक्त हमारा मुल्क जिस नहज के ऊपर खड़ा हुआ है और ये अरबों रुपए का जो एक कॉस्ट होती है इलेक्शंस की, आप एक अभी कराएंगे फिर एक आप अक्टूबर में कराएंगे, तो ये किसी तरह से भी मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को मुतहम्मल नहीं है। अगर आपका मुतालबा हुकूमत या इलेक्शन कमीशन या कोई भी इदारा ये तस्लीम भी कर ले, पंजाब में इस वक्त जो वजीर आला उसको आप तस्लीम नहीं करते, इलेक्शन कमीशन का जो सरबरा है उसको आप तस्लीम नहीं करते, आगे राजा रियाज साहब और वजीर आजम साहब जो निगरान वजीर आजम बनाएंगे वो आपको तस्लीम नहीं होगा, फिर उन नताइज का आप उन नताइज को कैसे तस्लीम करेंगे अगर आपके हक में नहीं आए? देखिए जी, जो वजीर, आपको पता है कि जो भी केयर टेकर सेटअप बनता है वो एक उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए उस शख्स की। आपको प्रूफ होना चाहिए कि वो एक न्यूट्रल इंसान है और उसकी किसी के साथ वफादारियाँ अटैच नहीं है। आपको सबको पता है, अगर हम उसको एडमिट ना करना चाहें या अगर हम उसको इग्नोर करना चाहें, कि जो केयर टेकर वजीर आला इस वक्त मौजूद हैं उनकी मैं कॉम्पिटेंसी को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर उनकी वफादारी डेफिनेटली जो है वो बायस। सवाल ये भी नहीं है, सवाल मेरा ये है कि चलें इसको भी बाद में बहस कर लेते हैं कि मोहसिन नकवी साहब अच्छे वजीर आला होंगे या नहीं होंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर आपका ये मुतालबा फौरी तस्लीम हो जाए कि आम इंतखाबात हो जाएं, पंजाब के वजीर आला, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आगे जो निगरान वजीर आजम बनना है, उनको अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर आप नताइज कैसे तस्लीम करेंगे? इसके लिए तो पूरा एक डायलॉग होना चाहिए कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों या ना हो। देखिए, नताइज के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि अभी जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, मैं खुद भी ग्राउंड के ऊपर मौजूद रही हूँ। ये बात नहीं कि उसको मैन्यूवर करने की कोशिश नहीं की गई थी, मगर आपने देखा कि ज़िमनी इलेक्शन में इतना बड़ा टर्नओवर था जो कि आम तौर पे ज़िमनी इलेक्शन में नहीं होता। तो जो धांधली भी होती है एक हद तक होती है, 5 से 10 हज़ार वोटों तक का, इससे ज्यादा की नहीं होती। मैं समझती हूँ कि टर्नआउट इतना ज्यादा था अवाम का कि वो फैक्टर, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरीके से अवाम निकलेगी, जो भी अगर इन लोगों के वो होंगे वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। यानी ये आपने बहुत बड़ी वैसे बात की, अगर इसको सही तौर पे समझा जाए कि जो ऑड्स हैं आपके मुताबिक आपके खिलाफ, निगरान वजीर आला, वजीर आजम या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो मैटर नहीं करते, आप कह रही हैं? देखिए, मैटर तो करते हैं, मगर हमें बहुत उम्मीद है कि असल ताकत जो है वो अवाम की ताकत होती है और अवाम इस वक्त इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर शाजिया साहिबा, अब सूरत हाल ये कि मुसलसल आज परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि एक कंट्रोवर्सी के बाद दूसरी कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है, तो इस सारे माहौल में चाहे आप अगले 10 महीने बाद भी इंतखाबात कराएं तो फिर PTI को तहफ़्फ़ुज़ात तो वही होंगे, वो दूर कैसे होंगे, ये ज़रा समझाएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शहजाद। सबसे पहले तो देखें, डॉक्टर साहिबा ने जो बात की है क्रेडिबिलिटी की, मैं समझती हूँ कि इनके लिए क्रेडिबिलिटी शायद एक जगह पे आके रुक जाती है कि अगर कोई इदारा आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर वो खान साहब के पीछे खड़ा है तो वो बहुत क्रेडिबल है। वो इंसान जो खान साहब को सपोर्ट कर रहा है वो बहुत क्रेडिबल है। अब जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, आपके पास रिकॉर्ड में होगा कि खान साहब ने उनके बारे में क्या कहा था, जब तक बाजवा साहब थे उनको एक्सटेंशन देते हुए भी वो क्रेडिबल थे, वो इदारा भी बहुत क्रेडिबल था, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन जहाँ एक आइनी तरीके से खान साहब को घर भेजा गया तो वो चीज़ें, वो आइन भी गलत हो गया, वो सिस्टम भी गलत हो गया, वो इदारे भी गलत हो गए। अब जब तक, मैं समझती हूँ कि अगर अभी आप इमरान खान साहब को ये कहें ना कि आ जाए हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, वो इदारे भी सब सही हो जाएंगे, वो लोग भी सही हो जाएंगे और आज जो केयर टेकर CM है पंजाब के, वो भी अच्छे हो जाएंगे क्योंकि सब लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि जो, और दूसरी बात ये कि खान साहब ने जिस तरह से एक दुश्मन मुल्क के एजेंडा को बहुत स्मूथली आगे लेके गए कि वो पैसे खर्च करके, इतना बजट लगा के भी हमारी
अफवाज पाकिस्तान को मतनाज़ा नहीं कर सके थे, जो बहुत आराम से खान साहब ने किया। अपने इदारों को बुरा बनाया, अपने मीडिया को बुरा बनाया, अपने पार्लियामेंट पे आपको याद होगा कि कितनी दफ़ा उन्होंने लानतें भेजी। अब वो क्यों इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं? पहले वो जिद करते रहे कि हमारे इस्तीफे कबूल करें, जब इस्तीफे कबूल होना शुरू हुए तो वो 45 लोगों को लेके आ गए कि जी इनके इस्तीफे कबूल ना करें, हम बात करना चाहते हैं। तो या तो आप एक साइड पे खड़े रहें या फिर आप यू टर्न लें। आप तो खुद ही कंफ्यूज हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। नहीं, लेकिन आप नहीं समझती। इनका मुझे ये लगता है कि फोकस्ड है कि इनको अगर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। नहीं, वो तो कहती है कि मईशत भी सही हो जाएगी, ताकत पे भरोसा है उन्हें। देखें, अवाम की ताकत उस वक्त कहाँ थी जब वो मुल्तान में सीट हारे थे? अवाम की ताकत उस वक्त कहाँ थी जब मलीर में इमरान खान साहब खुद सीट हारे? 7 आउट ऑफ 2। 7। अब मुझे ये बता दें कि जो 7 सीट्स पे जिन पे इमरान खान साहब खड़े हुए, खुद तो वो अब नाअहल हुए, ठीक है ना, वो सीट पे दोबारा इलेक्शन होंगे। तो ऐसी कंट्रोवर्सीज बनाने का क्या फायदा जिसमें आप खुद क्लियर नहीं है, कंफ्यूज हैं, दूसरा आप अवाम को भी कंफ्यूज रखते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मुल्क के, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के इदारों को ही गलत कह रहे हैं। तो अवाम को तो क्लियर करें कि आप कहां पर खड़े हुए हैं। तो जब आप खुद कंफ्यूज हैं तो आप अवाम की कंफ्यूजन कैसे क्लियर कर सकते हैं और आप ये श्योरिटी कैसे दे सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बन के वही इदारे जिनको अभी आज आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो बुरा बना रहे हैं, वो इदारे कैसे सही हो जाएंगे? ये भी आप अवाम को क्लियर करें। और ये भी आप बता दें कि आप जो मईशत आप खुद खराब करके गए थे IMF के साथ मतनाजा करके, वो आप आके कैसे सही करेंगे? तो ये सारी चीजें पहले आप खुद क्लियर कर लें और उसके बाद आप अवाम को या अवाम की ताकत की बात करें। ठीक, बिल्कुल ठीक। राना मकबूल साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी डॉक्टर शाजिया और डॉक्टर नौशीन हामिद की। सवाल ये कि पहले ये कहा जा रहा था कि आप आएँ और पार्लियामान में अपना किरदार अदा करें, और जो मैंने सवाल किया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा से कि उस वक़्त तक जब आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं, आप समझेंगे नहीं कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए तो यकीनन आप एहतजाजी सियासत की तरफ जाएंगे, आप नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। तो आइन और कानून के तहत तो चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें जा रही है, लेकिन सियासी तौर पर आप समझते हैं कि आगे मामला दुरुस्त हो जाएंगे? इलेक्शन आज हों, कल हों, 1 साल बाद हों, उसके ज़रिए सियासी इस्तेहकाम आएगा एज लॉन्ग एज कि PTI उसमें ऑन बोर्ड रहे? बहुत मेहरबानी जी, मेरा सलाम हो सब पार्टिसिपेंट्स को, ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स को, आपको। देखें, अभी हमारी सिस्टर ने कहा कि ये टोटली कंफ्यूज्ड हैं, जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं या टेनेट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं उसको ये ना समझते हैं ना उसके ऊपर अमल करते हैं। ये अपना हिसाब किताब भी ठीक नहीं रखते। एक पावर के लिए बेकरारी है बेइंतहा। पावर किसी की जागीर नहीं है, ये आती जाती रहती है। अगर आपने खुद इस्तीफे दिए हैं तो उस पर खड़े रहें आप। अब क्या प्रॉब्लम आपको हो गया कि आप पार्लियामेंट में आना चाहते हैं? सब आप लोगों को कहते रहे कि जी आप पार्लियामेंट में आएँ, पार्लियामेंट में आएँ, आप लानते भेजते रहे। तो ये कौन सा सलीका और तरीका है जो डेमोक्रेसी का या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का? इसलिए जो फैसले जो हैं पहले सोच समझ के करें, उसके बाद उसके ऊपर अमल करें। अब इनको बड़ी जल्दी थी कि जब इन्होंने रिज़ाइन किया, मैं उस दिन बैठा हुआ था, मौजूद था, और हम सब लोग हैरान थे कि इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ। इसमें रिज़ाइन करने वाली कौन सी बात है? भाई मैदान में खड़े रहो, डटे रहो। अगर आप बेहतर कारकर्दगी करेंगे, हुकूमत नहीं कर सकेगी, तो आप उनको भी वोट आउट कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है। आप पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस तो करते नहीं हैं, सारी की सारी आप बुलडोज करना चाहते हैं हर चीज़ को। इसलिए आपका नुकसान अपना भी हो रहा है, और ये पब्लिक बाय एंड बाय इस चीज़ पे कन्विंस होती जा रही है कि आपको क्राफ्ट नहीं आता पॉलिटिक्स का। गाली गलोच कर लेना, दुश्मन तराजी कर लेना, बहतान लगा लेना, गालियां दे लेना, ये इस तरह के जो है अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल ना करना, टांगें खींचना, ये काम तो अलग बात है ना। ये तो पॉलिटिशियन को करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसी पे जोर रहता है। इनकी कोई गुफ्तगू देख लें, कोई महफिल देख लें, कोई स्पीकर देख लें, कोई बड़ा हो, नंबर 1 स्पीकर हो, उनकी ज़ुबान देख लें, उनका डिक्शन देख लें, बंदा परेशान हो जाता है। अफसोस होता है कि ये मुल्क हमारे को चलाएंगे जिनको गुफ्तगू करने का भी सलीका नहीं है। पता नहीं किस तहजीब की। राना साहब, अब आप समझते हैं कि जो सवाल का मेरा मकसद ये था कि अगर बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड ना हों
और उस माहौल में आप इलेक्शन करवा दें और उसके नताइज जो हैं चाहे किसी भी फरीक के हिस्से में आएँ, उसके हक में आएँ, तो दूसरा फरीक उसको कबूल नहीं करेगा। तो पॉइंट इज़ द सेम कि इलेक्शन आप आज कराएं या एक साल बाद कराएं, असल चीज़ तो यह है कि उसके नताइज को तमाम फरीकैन कबूल करें और सियासी इस्तेहकाम लाने की कोशिश करें। जब वो होता मुमकिन नहीं आता तो फिर इस ऐसे इलेक्शन का मतलब जवाब क्या है, सियासी जवाब क्या है, कानूनी और आईनी जवाब तो मौजूद है। आपने एक बड़ी आला बात की है, आपने डायलॉग की बात की है। आपको याद है जब भी हम मिलते हैं हमेशा डायलॉग की बात करते हैं। जो पार्लियामेंट टेबल पे आना ज़रूरी होता है पॉलिटिशियंस को, यही हुस्न है डेमोक्रेसी का कि ये मसाइल जो है बैठ के गुफ्तगू करके, बल्कि जंगों के खात्मे भी गुफ्तगू के ज़रिए हुए हैं, मैदान जंग में नहीं हुए। इसलिए इनको ये सीखना चाहिए कि आएँ, बैठें और बैठ के गुफ्तगू करें। इनके प्रेसिडेंट ने भी कोशिश की, दोबारा कोशिश कर लें। अपना मुल्क है, अपने लोग हैं, अगर थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी दिल की सारी मोडेलिटीज तय करें बैठ के और देखें, फिर उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। अगर आप यानी कि वो अत खुदा गैर जैसे कहते हैं इंतहा को हाथ लगाएंगे तो उसके लिए आपका नुकसान भी होगा। नहीं तो बज़ाहिर तो राना साहब ये लग रहा है ना कि अब डायलॉग वगैरह का तो मेरे ख्याल में वक्त निकल गया और जो दोनों फरीकैन का स्टांस है, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो किसी तौर पे भी आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, फिर तो बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो देन दे शुड बी प्रिपेयर टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर नहीं तैयार आगे पे तो ऐसे हुआ ना। अब बात सुन ले मेरी, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस फिनोमेना। अभी हमारी डॉक्टर साहबा ने कहा, बड़ी काबिल इज्जत है, बड़ी अच्छी शिस्ता गुफ्तगू की उन्होंने, लगती नहीं है कि उस कल्चर से ताल्लुक है इनका जो हम देखते रहते हैं। डॉक्टर नौशीन साहबा ने बहुत अच्छी बात की है, कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, शाइस्तगी इसी को कहते हैं। अब कराची के इलेक्शन हुए, दावा हम सारे करते हैं कि ये बहुत पॉपुलर पार्टी, इंतहा की पॉपुलर पार्टी है। कोई दोस्त मेरे कह रहे थे कि जी लोगों का टर्नआउट ही नहीं हुआ, लोग पसंद ही नहीं करते, लोग बिलीव ही नहीं करते। भाई आप तो पॉपुलर पार्टी है ना, आप तो इनकलाबी पार्टी है ना, आप तो तब्दीली लेके आए हैं। आपके लोग दीवानावार आपके लिए क्यों नहीं निकले कराची में, जहां आपकी इतनी सीटें थी जो आपको लेके दी गई थी? ये एक इंडिकेटर है बहुत बड़ा। लोगों को फिजा बदलने के वक्त नहीं लगता, इसलिए जो एक गलतफहमी में रहते हैं कि हम इतनी मेजॉरिटी ले लेंगे और 2/3 आ जाएगी, जितनी भी आ जाएगी, इसलिए इन नोशन में नहीं रहना चाहिए। ये नोशन में, गलत नोशन में रहते हैं, गलत एस्टिमेशन करते हैं और गलत फैसले करते हैं। अच्छा चलें, इसको एक मुख्तसर जवाब दे राना साहब। अगर मौजूदा जो भी सेटअप है और जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर नताइज इनके हक में ना हुए, ये इलेक्शन हार गए, तो आपको कितनी कवी उम्मीद है कि ये उन नताइज को तस्लीम कर लेंगे? ना तस्लीम करें, उससे क्या, हारने वाला ना करे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, फर्क पड़ता है। हम बात कर रहे हैं सियासी इस्तेहकाम की। मुल्क में जो इस वक्त कियोस्क की सियासी फिजा खराब है पिछले कोई 8-9 महीने से या उससे पहले से। इस्तेहकाम की मैं बात कर रहा हूँ, हम इसको ओवर एस्टिमेट भी कर रहे हैं। इन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया, मिलियंस मार्च कर लिए, इकट्ठे कर लिए, ठीक, और उसको ओवरटर्न करना था, भी करना था, इस्लामाबाद को कर लिया, और आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स को ना लगने देना, वो भी इनका मिशन था, वो भी कर लिया। और फिर वहां जाके एक क्लाइमेक्स आया तो जब देखा कि उसका इम्पैक्ट क्या है, फिर नया एक जो था वो रिगल आउट करने के लिए नया इशू छोड़ दिया कि 2 असेंबलियां जो हम डिसॉल्व कर देंगे। अब 2 असेंबलियां डिसॉल्व हो गई हैं। राना साहब वापस आता हूं, आप देखेंगे ये इस पे भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसलिए मुतमिन होना, सोचना सीखना चाहिए। बिल्कुल, ये आप जो कंडीशन लगाते हैं फलाना माने, आप मेहनत कर लें, कोशिश कर लें, जो पार्टी जीतेगी वो जीत जाएगी, नहीं मानेंगे तो निज़ाम बंद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा, बार बार आपके पार्टी के चेयरमैन और आप लोग ना सरप्राइज की बात करते हैं कि जो भी फैसला करेंगे वो उसमें एक एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज होगा और हुकूमत जो है वो घुटने टेक देगी। लेट लास्ट ईयर आपने एहतजाज किया, रैली लेके आए, शायद आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक लोग नहीं थे, फिर वहाँ पे आपने ऐलान किया कि आप असेंबलियाँ तोड़ देंगे, उसके बाद भी कोई नहीं हुआ, रेजिग्नेशन की बात हुई। तो वो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आपने देना था वो क्यों नहीं दे पाए आप गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट जो है वो प्रेशराइज क्यों नहीं हुई उस हद तक जिस हद तक आप चाहते थे? नहीं, देखिए मैं समझती हूँ कि सरप्राइजेस तो बार बार गवर्नमेंट को मिलते ही है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई अपनी गवर्नमेंट्स को तोड़ेगा। ये सबके लिए एक बहुत बड़ा महल में सरप्राइज़ था, और ये गवर्नमेंट तोड़ना एक सेक्रीफाइस था मैं समझती हूँ। और वो सेक्रीफाइस खान साहब ने इसलिए दिया है कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारा इलेक्शन का सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स आए। देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, शुरू से जो भी इलेक्शंस होते आ रहे हैं, आप देखें कि जो पार्टी हारती है, इररेलेवेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब 90s में जाके उसका वजूद बना है, उससे पहले
जब कभी भी इलेक्शंस हुए, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे कोई एक इलेक्शन आप बता दें कि जिसमें जो पार्टी हारी है उसने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि हमने इसमें रिगिंग हुई है या धांधली हुई है या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे पाकिस्तान का इलेक्शन सिस्टम। सॉरी आपकी बात कर रहे हैं, सवाल का जवाब दें। जो माजी में 90s की आप बात कर रही हैं, उनमें जो रिगिंग इलेक्शंस में होती रही, उसमें भी वही एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे जिसकी तरफ आप इशारा करते हैं, यकीनन ऐसे ही था। लेकिन हारने वाली पार्टी ने वो रिएक्शन ऐसा क्यों नहीं शो किया जो आप लोगों ने शो किया? उन्होंने सिस्टम को क्यों चलाया कि सिस्टम चलता रहे? नहीं, देखिए, मैं हालांकि अपना अपना एक तरीका होता है, वो इसलिए क्योंकि वो शायद उनको होता था कि नेक्स्ट इलेक्शंस में शायद हमारे फेवर में कोई चीज़ हो जाए, क्योंकि ये सिस्टम में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। और मैं समझती हूँ कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और खान साहब का मेन एजेंडा यही है कि हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का कोई एक ऐसा आपने 3.5 पौने 4 साल हुकूमत में इलेक्शन रिफॉर्म्स पे क्या काम किया, या हुकूमत ने ऑपोजिशन के साथ किस तरीके से कोऑपरेट करने की कोशिश की कि इस पे कोई सॉलिड चीज सामने आ जाए? देखिए, इसके ऊपर तो जाहिर है कि अभी इलेक्शन रिफॉर्म्स पे काम होना था, इस पे बातचीत होती रही है, इसके ऊपर बहुत सारे सजेशंस भी बने हैं, पर आपको और डॉक्टर शाजिया चूँकि हमारे साथ थी, इन्होंने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आते साथ ही एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को, बल्कि दुनिया को, एक कोविड का सामना करना पड़ा, और वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि सेंचुरीज में जाके आती है। और हमारी हुकूमत ने जिस तरह कोविड से निपटा और जो इकदामात लिए, वो एक अनयूजुअल सिचुएशन थी जो कि फेस करनी पड़ी थी। उसमें इकोनॉमी को संभालना और दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ा। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह कोविड को डील किया और पूरी दुनिया में उसकी एप्रिसिएशन आई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक तरफ इकोनॉमी को भी संभाला, दूसरी तरफ डेली वेजेस को भी संभाला, और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट भी हुई, वैक्सीनेशन भी आम आवाम तक पहुंची, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये 2-2.5 साल तो हम इसी के अंदर ही इन्वॉल्व रहे हैं। अब टाइम आ रहा था कि इलेक्शन से पहले कि हम सारे बैठते और वहाँ पे असेंबली के अंदर आपके चेयरमैन तो माजरत के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर एज एन ऑपोजिशन लीडर वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे, एज अ प्राइम मिनिस्टर वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो कैसे किसके साथ बैठेंगे? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर तो काम भी हो रहा था, उसके लिए कमेटीज भी बन रही थी, और बार बार हम लोगों ने ये कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हम इनके साथ बैठने के लिए अच्छा, वन क्वेश्चन देन आई मूव ऑन। आपकी जमात समझती है कि अब इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन में जाना मुनासिब है या दुरुस्त फैसला होगा? नहीं जी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तो जरूरत है, क्योंकि आप देखें जो भी हारता है वो इतराजात तो रहेंगे उसके ऊपर, तो इसमें हमें डेफिनेटली इसके अंदर और ये आपको रिफॉर्म लाजमी होने चाहिए। ये हमारी तरफ से बार-बार कहा भी गया था कि बिफोर इलेक्शंस हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं जी, और ये बार-बार ये मैसेज कन्वे किया गया था। और मैं समझती हूँ कि इन लोगों ने जिस तरीके से इट्स नेवर टू लेट जी, इट्स नेवर टू लेट, मगर ये उसी चीज़ों से तो ये लोग भागे हैं जो फटाफट देखें 9 महीने से ये लोग खामोश थे। जिस दिन खान साहब ने अनाउंस किया कि हम वापस असेंबली में जा रहे हैं ताकि हम अपना रोल प्ले करें, ऑपोजिशन लीडर का भी रोल प्ले करें, और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है वो भी हम बैठ के करेंगे। तो ये ख्याल आपको 11 अप्रैल को क्यों नहीं आया कि आप इस्तीफे ही ना देते? आपको पता था कि आपका एक रोल होना है ऑपोजिशन लीडर का, आपने वो इतना ये चीजें तो मेरा ख्याल है कि एक अपना शो करने के लिए कि जी हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करें, वो एक हमारा हक था। लेकिन आप इलेक्शन 9 महीने ये क्यों खामोश रहे? जिस दिन अनाउंसमेंट हुई कि हम वापस आने, डॉक्टर साहब यू लेफ्ट मी कंफ्यूज्ड। एक तरफ आप कहते हैं कि जी फौरन इलेक्शन कराएं, अभी आपने कहा पार्टी का ये भी मौक़िफ़ है कि इलेक्शन से पहले रिफॉर्म्स हों जी, तो फौरी इलेक्शन अगर हो गए तो रिफॉर्म्स नहीं होंगे, रिफॉर्म्स के लिए आप बैठने को तैयार नहीं है, फिर कैसे? ये तो देखिए बार बार हमारी पार्टी की तरफ से कन्वे किया गया था कि आप इलेक्शन डेट अनाउंस कर दें, हम वापस आके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं। ये तो ओपन जी, अक्टूबर की उन्होंने कर दी डेट अनाउंस। हम तो अर्ली इलेक्शंस मांग रहे थे, तो उससे पहले मतलब हम चाह रहे थे कि आप ये देखें कि जब आपके साथ आपको आवाम नहीं एक्सेप्ट कर रही है जिस हुकूमत को, तो उसके लिए अर्ली इलेक्शंस तो बनते हैं। अच्छा, आवाम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है आपको, डॉक्टर शाजिया? सबसे पहली बात ये है कि आपने बात की डायलॉग की, राना साहब ने भी ये बात की कि डायलॉग की, तो मैं समझती हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा अहमद की बात की है, बैठ के बात करने की बात की है, और जो 90s की डॉक्टर साहिबा ने एक एग्जाम्पल दी, तो मैं समझती हूँ कि जिस पार्टी ने शहादतें दी हों, जिस पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हों, वो जमहूरियत को बचाने के लिए इस चीज़ पे भी खामोशी इख्तियार कर सकती हैं कि जमहूरियत पे अगर हम लड़ाई करेंगे तो जमहूरियत को लपेट दिया जाएगा। तो वो हम नहीं चाहते थे कि बार बार हम किसी और को आने के लिए, जो जमहूरियत को एक साइड पे रख के अपनी हुकूमत चलाएं, उनको नहीं आने देना चाहिए। तो देखें, दूसरी बात ये डॉक्टर साहिबा ने की कि
कोविड तो मेरे ख्याल में 2020 में आया था। उससे पहले आपके मैंडेट में था कि आप 90 दिन में करप्शन खत्म करेंगे, आप 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। तो मेरे ख्याल में 2018 अगस्त में आप आए थे, 19 पूरा आपके पास था, 20 में भी जाके एंड में आके वो कोविड हुआ। तो देखिए 1.5 साल आपके पास था, तो आप सबसे पहले आपने जो मैंडेट लेकर आए थे वो काम करते। इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर रहे थे आप, उस पर फौरन से आप काम करते। आपने एक उसमें भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि ईवीएम, अब ईवीएम के लिए आपको एक स्किल्ड स्टाफ चाहिए, उसके लिए फंड्स चाहिए। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे आज तक बिजली नहीं पहुंच सकी है, जहां पे नेट का कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप ईवीएम कैसे चला सकते हैं? तो देखिए हर जगह पे इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। अब इलेक्शन की डेट देने की बात करें, वो तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये तो इसमें कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए कि अगर अगस्त में ओथ लिया है तो अगस्त में असेंबली अपना टाइम पूरा करेगी, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो इलेक्शंस होंगे ही। तो ये चीजें तो क्लियर हैं कि इलेक्शन के टाइमिंग देने या अर्ली इलेक्शन की बात करके फिर आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि एक तरफ आप इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, फिर आप अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप असेंबली और पार्लियामेंट पे लानत भेज रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो देखिए आप खुद क्लियर नहीं है, मैं ये समझती हूँ। और जिस तरह से आपने पाकिस्तान को आइसोलेशन में डाल दिया था, वो मैं समझती हूँ कि बीइंग फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। एक एक जगह पे जाके पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दे रहे हैं, जो आप लोगों ने टोटली नेगेटिव कर दिया था और पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था। एक तरफ आप कहते थे कि आईएमएफ में जाने से पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा, फिर खुद ही हर जगह से धक्के खा के आप आईएमएफ की तरफ ही चले गए। फिर फरवरी में जो आपको एक किस्त मिलनी थी उस पे भी आपने आईएमएफ के साथ लड़ाई करके बैठ गए। तो आप खुद क्लियर नहीं है। मैं सबसे पहले यही पीटीआई वालों को कहूंगी कि आप लोग खुद क्लियर हो जाएं, अपनी कंफ्यूजन दूर करें। अवाम की ताकत फिर उसके साथ ही होगी जो खुद क्लियर होगा। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत, आप जिसको इम्पोर्टेड कहते हैं, आधे से ज्यादा इम्पोर्टेड लोग तो आप लाए थे। तो वो लोग कहाँ हैं जो आपकी टीम थी 100 लोगों की, जिन्होंने आके मईशत को संभालना था, सारी चीजों को ठीक करना था, वो सब लोग कहाँ हैं? बिल्कुल ठीक। राना मकबूल साहब, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर किसी चीफ मिनिस्टर निगरान वजीर आला का नाम फाइनल करता है तो आईना पाकिस्तान उसकी इजाज़त देता है 224A(3) के तहत। दूसरी बात, अगर स्पीकर कौमी असम्बली कोई भी इस्तीफ़ा मंजूर करता है, वो भी एक आइन और कवायद व ज़वाबित के तहत वो करता है। ये तो बात इसकी हो गई, लेकिन इस चीज़ को आप साबित करने में क्यों इस बयानिए को मतलब उस तरीके से कामयाब नहीं हो रहे जैसे होना चाहिए? क्योंकि तहरीक इंसाफ कहती है ये सारे सियासी फैसले हैं, चाहे वजीर आला का इंतखाब हो या इस्तीफों की मंजूरी हो, ये सियासी फैसले हैं। लेकिन देखा जाए तो आइन और कानून बड़ा क्लियर है, और इस चीज़ को आप लोगों ने, यानी कि जो हुकूमत पे लोग, उन्होंने अवाम को बताना है, लेकिन उस तरीके से बताया नहीं जा रहा है। इसकी वजह मैं जानना चाहूँगा। देखिए, ये लॉ का इशू है और बार बार इसका जिक्र हो रहा है। शायद मेरे और आपकी इस चीज़ को अप्रिशिएट करने में कोई मसला हो, वो एक अलग बात है। अब तकरीबन हर स्टेप जो है आइन के मुताबिक किया जा रहा है। अब वो ना माने जैसे एक होती है, तो हर एक के, जब कल उनका वो बड़ा फेवरेट था चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आज वो गालियों का मुस्तूजब है और बेमुहब्बा क्रिटिसिज्म का मुस्तूजब है। हालांकि उन्हीं की मौजूदगी में जिन इलेक्शन को जीतने का दावा कर रहे हैं, ये बाई इलेक्शन और फिर इमरान खान साहब का अपना इलेक्शन, वो वही चीफ इलेक्शन कमीशन था ना जब ये इलेक्शन हुए हैं। इसलिए ये बहतान तराशी की एक आदत बन चुकी है, जिससे रुकना जो है वो बहुत बड़े किरदार होते हैं जो अपनी एक राइटियसनेस के ऊपर खड़े रहते हैं। ये हर छोटे से अपने मकसद के लिए इस तरह कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ने इनको मौका दिया था जो इन्होंने ज़ाया कर दिया है। अब आगे आप चलिए कि अब ये बाई इलेक्शन का बात आ रही है। बाई इलेक्शन होगा, पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कौन सी पॉपुलर पार्टी है। अच्छा, ये फैसला बताइए कि क्या ये फैसला कर लिया है या होना है कि तहरीक इंसाफ के अरकान की जो नशिस्तें खाली हुई हैं कौमी असम्बली, उस पर ज़मीनी इंतखाब होना है, तो क्या नून लीग या पीडीएम अपने उम्मीदवार खड़े करेगी उन नशिस्तों पे? ये मेरा ख्याल इसमें कोई फैसला अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन ये कानूनी पोजीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है तो उसके मुताबिक अमल करना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह, दोबारा इलेक्शन लड़ लें अगर इतना शौक है
तो कोई ऐसी बात नहीं है, दोबारा इलेक्शन लड़ लें, साहिब वसीला लोग हैं, आ जाए, उनको पार्लियामेंट में वापस नहीं, आने कुछ का ऐसी शौक खबरें है। आ रही थी कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी अगर असेंबली की मुद्दत 6 या 7 या 8 महीने रह जाएगी उन ज़िमनी इंतखाबात के बाद, तो ऐसे इंतखाबात में हम क्यों अपनी एनर्जीज वेस्ट करें, हम आम इंतखाबात लड़ेंगे। नहीं, ये आपकी बात सही है, उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा बहुत खर्चा तो इनका होगा ना, थोड़ा बहुत खर्च तो होगा ना इनका, जो लड़ेंगे और फिर 5-6 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन, तो फिर जनरल इलेक्शन में लड़ेंगे। तो इसलिए ये एक लिहाज से दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए लाइन ही पीटीआई की गलत है फैसले करने की। ये डॉक्टर नौशीन बड़ी काबिल खातून है, मुझे दिल में ये भी कहती होंगी कि हमें हमारे लीडरशिप ने कहाँ फंसा दिया है, वो सीधे साधे फैसले करते तो आसानी में रहते। ठीक है, लोग अपोजिशन में चले जाते हैं। अच्छा, उनके डॉक्टर साहिबा के दिल में क्या है इस बारे में उनसे पूछ लेते हैं। जी डॉक्टर साहिबा कुछ कमेंट करना चाहेंगी इस बारे में? नहीं, यहाँ तो नहीं कहेंगी ना वो नहीं, मैं बिल्कुल थिंकिंग की आपके लीडर ने आप सबको फंसा दिया। नहीं, हम लोग बिल्कुल खान साहब के विजन के साथ खड़े हैं। और मैं एक बार क्लियर करूंगी कि जो कह रहे हैं कि अवाम कंफ्यूज्ड है, मैं नहीं समझती। मैं समझती इस वक्त जितनी अवेयरनेस कौम के अंदर मौजूद है अपने भले बुरे की, शायद इससे पहले कभी भी नहीं थी। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके अंदर अवेयरनेस जो है वो बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचती है और लोग बिल्कुल इस चीज़ से अवेयर हैं कि उनके लिए देखें, हमारे मुल्क में हमारा मुल्क का एक हिस्सा टूट गया ईस्ट पाकिस्तान, लोगों को आज तक पता ही नहीं था कि उसके पीछे क्या बैकग्राउंड थी। तो इन बातों की डेप्थ में मैं नहीं जा रही। और दूसरी बात ये कि वो कराची के अवाम ने भी तो अवेयरनेस शो की ना अपनी, जिसकी तरफ डॉक्टर शाजिया ने इशारा किया। देखें, वहाँ पर वही वाली बात है कि वहाँ पर तो जमात इस्लामी भी इल्ज़ाम लगा रही है कि जी हमारी बहुत सारी सीटें, तो वही आपको इसी बात पे तो स्ट्रेस कर रही हूँ कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उससे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। और जाहिर है कि जिसकी हुकूमत होती है जिस जगह पे, उसको डेफिनेटली आप इसी निज़ाम के तहत इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, फिर आप नहीं जी, हम तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाह रहे हैं, हमने किए भी थे। अब ईवीएम से इनको, जब बहुत सारी दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पे वो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं जहाँ पर ईवीएम की मशीन यूज होती है, तो इनको इससे प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, आपके ख्याल में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात अगर करें तो ये इत्तफाक राय से होना चाहिए सारी की चीजें? जी बिल्कुल, इनको एग्री करना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक, लेकिन अगर एक फरीक या दो फरीक, एक तरफ चले आप हैं, दूसरी तरफ काफी सारी जमातें हैं, वो अगर राजी नहीं है ईवीएम पे, तो फिर आप अपनी पसंद जो है वो कैसे उन पे मुसल्लत कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मुसल्लत नहीं, एक लॉजिक से हम बात करते हैं कि जो इंतखाबात में धांधली के तरीके हैं, आपको कितनी दफ़ा ये बात मेरा ख्याल है अंडर डिस्कशन आई है कि उसके पता नहीं 161 या कितने तरीके हैं जिससे किसी भी प्रोसेस के इस प्रोसेस में धांधली हो सकती है ईवीएम में। उनमें से मेजॉरिटी तरीके जो हैं वो रूल आउट हो जाते हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए कभी तो हमने कुछ करना है ना, ताकि हमारे मुल्क में जो एक निज़ाम फरसूदा चला है, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा साथ। जी, तो हमने तो वो लेजिस्लेशन भी कर ली थी, इन्होंने आते साथ उसको रिवर्स बता किया। तो अच्छा, दूसरी बात जो आप अभी चलें, ये इस्तीफों के ऊपर इतना सारा किया कि जी स्पीकर साहब जानिबदार हैं, इलेक्शन कमीशन जो है जानिबदार है, आगे ज़िमनी इंतखाबात होने आप फिर लड़के आ सकते हैं, फिर अपना अपोजिशन लीडर बना सकते हैं, फिर उस सारे अमल का हिस्सा बन सकते हैं। जी, वो अब इंशाल्लाह ज़िमनी इंतखाबात आएंगे, उसके अंदर उसके रिजल्ट्स भी आप देख लेंगे, अवाम का टर्न आउट भी आप लोग देख लेंगे और नतीजा वही निकलेगा कि इस वक्त अवाम जो है ये प्रेजेंट हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो फ्रेश इलेक्शंस चाह रही है। ये ज़िमनी इलेक्शन एक तरह का रेफरेंडम होगा जो कि पहले भी हुआ था, दोबारा हो जाएगा, लोग अपना जो उनकी ख्वाहिश है वो सबके सामने आ जाएगी। एक सवाल फिर आगे बढ़ूँ कि इसमें इस जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे इसमें खाली इमरान खान साहब ही लड़ेंगे या बाकियों को भी मौका देंगे? देखिए जी, अब ये तो स्ट्रेटजी, ये जो अभी रिसेंट रेजिग्नेशंस हुए हैं इसके बाद जाहिर है कि स्ट्रेटजी फवाद चौधरी साहब का हाल ही में एक बयान आया था कि जी इमरान खान साहब तमाम नशिस्तों पे खुद उम्मीदवार जी, ये बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन है, मगर फाइनल डिसीजन इंशाल्लाह जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। इसकी लॉजिक क्या है कि जस्ट टू शो के खान साहब बहुत पॉपुलर हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमारा तो उसूली मौक़िफ़ ही ये है कि इस वक्त अवाम जो है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसको रिजेक्ट कर रही है। तो हम ये चीज़ जब तक ये लोग नहीं, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम की डॉक्टर साहिबा कैसे मदद होगी इससे? पार्लिमानी निज़ाम को मैंने आपको बताया कि जब तक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको अवाम एक्सेप्ट करती है, जिनको अवाम समझती है कि उनको हमें हमारे ऊपर रूल करना चाहिए, उनको हमारे हुक्मरान होना चाहिए, जब तक वो नहीं आएंगे इस मुल्क का आप ये देख लें कि इस वक्त अवाम की किसी भी हुकूमत की कामयाबी जो होती है वो आप उसकी अवाम की हालत से देख सकते हैं। लेकिन चले हमने मान लिया इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं, उसको बार बार आपको उसको प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एक निज़ाम है कि जहाँ पे लोगों ने आना है, बैठना है, उस अमल का हिस्सा बनना है, अपोजिशन लीडर या निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब तो सिर्फ एक उसका एक कंपोनेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जी, तो वो उसकी तरफ क्यों नहीं आप जाते? अगर खान साहब अकेले बैठे होंगे क्या करेंगे वो?
नहीं, अकेले तो नहीं बैठेंगे, इवेंचुअली इस मुल्क को जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, उसके अलावा मैं समझती हूँ कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन विदाउट रिफॉर्म्स वो जाना भी नहीं चाहते। अब ये नहीं आ रहा कैसे होगा। देखिए शहजाद, मैं समझती हूँ कि पीटीआई को हर वो क्लॉज या हर वो शिक ज़रूर याद होगी, आइन की भी, कानून की भी, जहाँ पे उनको फेवर मिले। देखिए मैं ये समझती हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं फिर ये दोहराऊंगी कि खान साहब अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। उनकी कंफ्यूजन ये देख लें कि आप, वो पहले कहते थे कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई, फिर वो इदारों के ऊपर चढ़ गए कि इदारों ने उनकी हुकूमत गिराई, और अब वो जो नए केयर टेकर सीएम साहब हैं उनके ऊपर चढ़ गए कि इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई। तो अभी तक वो इस चीज़ में ही क्लियर नहीं है, और अभी तक मुझे नहीं लगता कि पीटीआई में कोई इतना कॉम्पिटेंट बंदा है जिसको वो किसी और को खड़ा करे सीट पे। वो 81 लोगों की सीट्स पे खुद ही इमरान खान साहब लड़ेंगे, और फिर जब वो 81 सीट्स जीत जाएंगे, होप सो, अगर वो जीत गए तो क्या वो 81 लोगों को खुद ही रिप्रेजेंट करेंगे? फिर भी तो सीट खाली करनी होगी ना, फिर भी उनको किसी ना किसी को। अब अफसोस ये है कि उनके पास वो जहाज नहीं है जिसमें लोगों को भर भर के लाए थे। अभी डॉक्टर साहब ने बात की सिंध हाउस की, जमीर फरोशी की, तो मैं समझती हूँ कि वो जमीर वाले लोग जो जहाज़ों में बैठ बैठ के इनकी पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो सब कहाँ हैं? वो एटीएम कहाँ हैं? और वो जो 1 करोड़ नौकरियों की ट्रक भर के आ रही थी, जो हमारे पास बाहर से लोग आ रहे थे जॉब करने के लिए, वो सब लोग कहाँ हैं? और वो जो एसेट रिकवरी यूनिट के हेड थे, उन्होंने कितने एसेट्स जो हैं वो रिकवर किए? उनसे कोई अकाउंटेबिलिटी हुई नहीं हुई? वो कहाँ हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये तो आपका काम है, आप देखिए ये सारी चीजें हैं जो इनकी कॉम्पिटेंसी में बता रही हूँ ना, कि जो कॉम्पिटेंट छोड़ दें, लेकिन अब नहीं, मैं यही मैं कह रही हूँ ना कि ऐसा ऐसा जब वो चीजें खुल रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि खान साहब यहाँ पे भी कंफ्यूज हैं, उनके साथ जितने लोग उस हादसे में जख्मी हुए थे वो सब ठीक ठाक होके चले गए, लेकिन खान साहब एक शादी में तो ठीक ठाक पहुंच रहे हैं, लेकिन अदालतों में हियरिंग के लिए वो वर्चुअल आ रहे हैं। तो ये चीजें अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। तो मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ, और मैं कोई यू टर्न नहीं लूंगी कि खान साहब खुद भी कंफ्यूज्ड हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को भी कंफ्यूज रखा हुआ है, और सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने अवाम को भी कंफ्यूज रखा हुआ है। जिस तरह से वो सिर्फ एक आयत पढ़ के उसके तर्जुमे के साथ चलते थे ना कि इया का नाबुदो इया का नस्तईन, उससे आगे वाली भी आयत वो पढ़ लेते ना कि अहदन सिरातल मुस्तकीम, तो मेरे ख्याल में उनकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती। आप इस कंफ्यूजन से निकालने के लिए आप क्या किरदार अदा करते हैं? हमने हमेशा कहा है कि पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट को इज्जत दें। आना चाहते थे, आपने आने नहीं दिया। तो वो पहले तो यही कह रहे थे ना कि हम नहीं आ रहे, हम लानत भेज रहे हैं, हम नहीं आना चाहते हैं। तो देखें, जब आपने 1000 मर्तबा उस चीज को बोला, और आपके एक फर्द ने वो बोला, आपके लीडर जो पार्लिमानी लीडर थे शाह महमूद कुरैशी साहब, फ्लोर ऑफ द हाउस ये अनाउंसमेंट करके गए हैं, तो फिर इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब जब आप नहीं आना चाहते तो आपको ये लगता है कि जैसे 2014 में आपको मिन्नतें करके वापस लाया गया था, तो ऐसे तो कोई हालात नहीं है। आप आए, आप अगर आपको लगता है कि आप बहुत पॉपुलर हैं, आए, बैठें, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, अपने आप के, अपनी ईगो को पीछे रख के आप आके बात करें। पार्लियामान में वापस आए, ज़िमनी इंतखाबात के बाद, ज़िमनी इंतखाबात में आए, इलेक्ट होके आए, जैसे भी आए, अब आए और बात करें अवाम के लिए, सही, पाकिस्तान के लिए। राना मकबूल साहब, एक तो हमारा जो आइन है इलेक्शन के हवाले से वो बड़ा क्लियर है कि ज़िमनी इंतखाबात कब होने चाहिए, कोई असम्बली तहलील हो जाए तो कितनी मुद्दत में इंतखाबात होने चाहिए, आम इंतखाबात किस तरीके से हो सकते हैं, किस किस्म की सूरत हाल हो तो उसको आप मतलब आगे कर सकते हैं अगर हुकूमत चाहे और उसके साथ सफिशेंट ग्राउंड्स मौजूद हों। लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी भी है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मतलब 122 इस्तीफे मंजूर टोटल हो गए हैं, उन पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, पंजाब के पी असम्बली के इलेक्शन होने हैं, बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला चल रहा है, फिर आम इंतखाबात आ जाए। इट्स अ मैमथ एक्सरसाइज। तो आपके ख्याल में कि हमारी मईशत भी जिस तरीके से चल रही है, तो उसके लिए बेहतर नहीं आप समझते कि एक डायलॉग हो जाए, किसी भी तरीके से फरीकैन बैठ के, जिन इदारों को आपने बीच में डालना है वो सारे बैठ के बात करें और कोई एक इसका ऐसा हल निकालें, कोई पायदार हल जो सबके लिए काबिल कबूल हो? जी बिल्कुल, हम तैयार हैं। आप इमरान खान साहब को मना लें, आपके पास कोई तरीक़ेकार है। मसला ये हुआ है कि ये पहले दिन से होना चाहिए था, उनको ऑफ़र भी की गई थी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की का भी अर्ज़ की गई थी। उन्होंने नफरत से उसको ठुकरा दिया था। उन्होंने एमिटी की, पॉलिटिकल एमिटी की, अंडरस्टैंडिंग की जो है फ़ज़ा ही पैदा नहीं होने दी। डॉक्टर शाज़िया ने अपनी गुफ्तगू में
जो है ना दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। यही उनकी कंफ्यूजन की वजह है कि वो फैसला ही नहीं कर सके कि उन्होंने कंडक्ट अपना कैसा रखना है। अब आप मुखालफत आपके होते हैं पॉलिटिकल, जब आप लोगों की प्रोसिक्यूशन करेंगे, झूठे केस बनवाएंगे, अपने मुखालिफ को गलत केस में डिस्क्वालीफाई कराएंगे, फिर इसको अंदर बंद कराएंगे, फिर उसको सजा देंगे, फिर उसकी दवाई बंद करेंगे, उसका खाना बंद करेंगे, उसको मारने तक जाएंगे, उसकी बेटी को बंद करेंगे, डेथ सेल में बंद करेंगे, दवाइयाँ बंद करेंगे। राणा सनाउल्लाह को जो कहते थे मूँछों से पकड़ के मैं खुद बंद करूंगा, उनको 6 महीने के लिए आप पत्थर के ऊपर लटा देंगे और कीड़े छोड़ देंगे। तो और इसी तरह खाकान अब्बासी को, शाहिद खाकान को, एहसन को और लोगों को आप बंद करते जाएंगे इनडिस्क्रिमिनेटली। सिंध की लीडरशिप को, उनकी लेडीज को बंद करते जाएंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि आप अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लेंगे? आप किसी प्रोग्राम को आप सही तरीके से चला सकते हैं? ये बुनियादी चीज होगी कि इलेक्शन हो गया, तकरीरें खत्म हो गई, अब जो है वेंडिटा उसको खत्म करके नेगोशिएशन टेबल पे आके भाइयों की तरह, फ्रेटर्निटी की तरह बात करके आगे बढ़ना चाहिए। उसने कहा मैं हाथ मिलाऊंगा, मैं मर जाऊंगा अगर इनको मैं मिलूंगा, मैं काफिरों से मिल सकता हूं, इनसे नहीं मिल सकता। वो बाबा ये आप अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन ले लेंगे तो आप कहाँ रहेंगे? आप तो पॉलिटिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ये एक बबल है जो फाइनली डिफ्लेट हो जाएगा, और हो गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि अभी भी वक्त है, उनके सारे साथी उनके साथ बैठे, उन्हें क्या खुदा के लिए अपने ये जो नफरत की सियासत है इसको बंद करें। ये मोहब्बत और आफियत की सियासत होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर शादिया कह रही थी। ये पैगाम आपका डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा के लिए या इमरान खान साहब के लिए? उनके लिए है, थ्रू मतलब नौशीन अहमद साहब, हम तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं, जाती तौर पर तो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन बंदे का एक इमेज होता है ना, वो बहुत ज्यादा नोबल खातून है। और जैसे डॉक्टर मैंने नौशीन कहा अहमद साहिबा जैसे जो लोग तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं वो खान साहब को कन्विंस कर सकते हैं, आपका ये जी ऐसे तो आप देखेंगे फिर सूरत बदल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। वेरी राइट डॉक्टर साहिबा, जी आप जैसे लोग जो मतलब अच्छे ऑनेस्ट और डिसेंट लोग हैं वो खान साहब को कन्विंस कर सकते हैं कि ये मतलब मुखालफत की सियासत छोड़ें, मुल्क में क्योस पैदा ना करें और बात करें। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात करूँ कि जो केसेस की बात कर रहे थे, इनमें से मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में नहीं बने, वो इससे पहली गवर्नमेंट्स में ऑलरेडी वो केसेस इनके कुछ लीडरान के ऊपर चल रहे थे, उनके ऊपर मुकदमात बने हुए थे। तो सारी चीज़ें तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसके अंदर ना डालें। और दूसरी बात ये है कि देखिए जब हम लोग खुद इस चीज़ पे हमें यकीन होगा कि सिस्टम ठीक है, लोग ठीक हैं, तो फिर हम लोग क्यों मुखालफत करेंगे? ये हमें महसूस होता है, खान साहब को अगर महसूस होता है तो हम सबको भी। अच्छा, आपसे बुनियादी गलती कहाँ हो गई कि आप आज असेंबली से भी बाहर हैं, पंजाब असेंबली, केपी असेंबली, सो मतलब क्या वजह थी कि क्या किया? इलेक्टेबल की सियासत कर गए जो करना नहीं चाहते थे? नहीं, हम इसको गलती तो नहीं समझ रहे, हम तो समझिए कि हमारी स्ट्रेटजी है। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी की एक स्ट्रेटजी होती है और स्ट्रेटजीज पॉलिटिकल पार्टीज की हमेशा इवॉल्विंग होती हैं वक्त की जरूरत के मुताबिक। उस वक्त हम समझते थे कि हमारा असेंबली से बाहर रहना जो है वो हमारी स्ट्रेटजी थी, मगर अब जिस तरह से हालात हो रहे थे तो स्ट्रेटजी ज़ाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करती है। वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे सकी वो स्ट्रेटजी। जी, अब आप ये देखें कि इस वक्त इन लोगों को हमें तो कह रहे हैं मगर इनके भी तो डबल स्टैंडर्ड देखें, इन्होंने स्ट्रेटजी नहीं चेंज की। राइट, फाइनली कुछ आखिर में कहना चाहेंगी डॉक्टर शाजिया साहिबा? देखिए शहजाद, अभी डॉक्टर साहिबा ने बात की केसेस की, तो देखिए केसेस तो वाकई में पहले से बने हुए थे, लेकिन उसको जिस तरह से कैश पीटीआई ने किया, जिस तरह से आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने अमेरिका में खड़े होकर कहा कि मुझे पाकिस्तान आने दें, मैं आपसे एसी भी छीन लूंगा, मैं आपसे सारी सहूलियात छीन लूंगा। ऐसी कभी किसी हुकूमत ने नहीं किया था। आधी अपोजिशन को तो आपने जेल में डाल दिया था। दूसरा ये कि देखिए मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा को जिस तरह से ईद की रात हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल किया गया और जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद मुंतकिल किए गए, तो ये सारी एक रिवेंज ही है ना। तो आप ये ना कहें कि आप बिल्कुल बरिल जमा हैं और कुछ नहीं किया आप लोगों ने, आप बहुत मासूम हैं। तो ये तो अब आजम सवाती साहब को खुद कह रहे ना कि वो ट्विटर पे ऐसी जंगे ना लड़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा, डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, सेनेटर राना मकबूल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।